गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए ऑनर्स पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस के पेपर 12 पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं इस पेपर में एक नया टॉपिक आपसे शेयर करूंगा। एक विचारधारा की हम बात करेंगे। आजकल बड़ी चर्चाओं में भी है, आप अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में, मैगजीन्स में खूब इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। समाचार पत्रों में भी इसके बारे में खूब छप रहा है और खूब बहस चल रही है, जो कि लोकतंत्र का एक अच्छा संकेत माना जाता है। किसी विषय पर जब समाज बात करता है, अपना तर्क रखता है, ये अच्छी बात है। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद की। ये विचारधारा है, नेशनलिज्म या एज आइडियोलॉजी। आज हम इसकी बात करेंगे। अब देखिए, अलग अलग समय पर अलग अलग विद्वानों ने इसके अलग अलग आशय, अलग अलग अर्थ प्रदर्शित किए हैं। उदाहरण के लिए हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो जो ये नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद, इसको आप हिंदी में कहें, ये मूलतः नेशन शब्द से बना है। और नेशन शब्द बना है नेश से, NATIO, नेशों से, जिसका अर्थ होता है एक विशेष प्रजाति या कोई विशेष धर्म को मानने वाले लोग। लैटिन वर्ड है, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है और आगे चल के फिर इसकी अलग अलग व्याख्याएं आई। हम इसको पढ़ेंगे राजनीतिक संदर्भों में, इन अ पॉलिटिकल रेफरेंस। अब राजनीतिक अर्थों में यदि आप देखें तो राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा के रूप में पहचान पा चुका है या उसको दी गई है, जिसमें एक क्षेत्र विशेष के निवासियों की एक राजनीतिक रूप में समग्रता। आपने पढ़ा है, राज्य के 4 तत्व होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। ये जब चारों होंगे उसको आप राज्य कहेंगे। पर आप कल्पना कीजिए, आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कि यदि इनमें से कोई मिसिंग हो तो मान लीजिए 2 हैं, 2 नहीं, या 3 हैं, 1 नहीं, तो क्या उसको हम राज्य या राष्ट्र कुछ नहीं कहेंगे? ये व्याख्याएं उत्तरोत्तर काल में आगे चलती रहीं और आज भी जारी हैं। कुल मिला के राष्ट्रवाद का जो राजनीतिक जो अर्थ निकलता है वो ये, हम अगर ब्राइस की बात करें, राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, आपने कई बार इनकी कोटेशंस अपनी परीक्षाओं में लिखे हैं और पढ़े हैं। वो ये कहते हैं कि राष्ट्र एक ऐसी राष्ट्रीयता है जो राजनीतिक समुदाय के रूप में संगठित और स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हो। मेरे इस आखिरी वाक्य पर ध्यान दीजिए, स्वतंत्र हो या स्वतंत्र होने की इच्छा रखती हो। अब आप भारत की बात करें, इस कोटेशन या उद्धरण के अनुसार भारत 15 अगस्त 1947 से पहले भी राष्ट्र तो है। हाँ, राज्य नहीं है, वो एक अलग बात है, क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं है। वो हमें 15 अगस्त 47 को मिली, लेकिन भारत एक राष्ट्र के रूप में विद्यमान है। ये तो हमने अपने देश का उदाहरण लिया। दुनिया में अनेक क्षेत्र ऐसे आप पाएंगे जहां आप ऐसे उदाहरण पाएंगे, आपको मिलेंगे, और आप उस पर थोड़ा बहुत अध्ययन कर भी सकते हैं। एक और परिभाषा, जॉन स्टुअर्ट मिल, नाम आपने सुना होगा, उदारवाद के प्रतीक के रूप में गिने जाते हैं। ब्रिटेन के और राजनीति विज्ञान के बहुत महत्वपूर्ण विद्वानों में इनकी गिनती होती है। इस कक्षा से पहले और इसके बाद अनेकों बार, बल्कि मैं तो आपको यहाँ तक कहूँगा कि जब तक आप राजनीति विज्ञान पढ़ेंगे, मिल का नाम आपके सामने जरूर आएगा। मिल का यह मानना यह है कि उनकी परिभाषा के अनुसार ये मनुष्य जाति का एक ऐसा भाग है जो समान सहानुभूति के धागे से संयुक्त हो। सहानुभूति का अर्थ है एक दूसरे के प्रति आपका लगाव, इंटरेक्शन, और जिनमें समान सरकार के अधीन रहने की प्रबल इच्छा हो। अब आप इस चीज़ को देखिए, समझिए भावुकता यहाँ कैसे काम करती है। आप फिल्में सभी देखते होंगे,
फिल्म में आपने देखा होगा किसी दूसरे देश में किसी भारतीय से कोई भारतीय मिलता है तो वो जो इंटीमेसी है, वो जो लगाव है, ये राष्ट्रवाद है। इस परिभाषा का व्यवहारिक रूप है। अब इसके इतिहास पर जाएं। निकोलो मैकियावेली नाम सुना होगा, फिर आप परिचित हैं। आधुनिक राजनीति के जनक माने जाते हैं और 1469 से 1527 जो इनका समय है, इस समयावधि में इन्होंने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया था एक राष्ट्र के रूप में, और किसी हद तक वो सफल रहे, कहीं असफल भी रहे, पर हाँ एक राष्ट्र राज्य के रूप में इटली के उदय के इन्होंने गंभीर प्रयास किए। आगे आप देखिए इटली का एकीकरण जो कैबूर ने किया, कैबूर, मेजनी, गैरीबाल्डी, हिस्ट्री में इनको नाम आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जर्मनी का एकीकरण, बिस्मार्क, उसकी रक्त और लोहे की नीति आपने हिस्ट्री में ज़रूर पढ़ी होगी, और यदि नहीं पढ़ी है, यदि आपके पास हिस्ट्री नहीं थी, तो ये आपका होमवर्क है कि चाहे नेट पर सर्च करें, चाहे लाइब्रेरी जाकर देखें, किताब में आप जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका को जरूर देखिए। आप समझ जाएंगे कि राष्ट्रवाद किस तरह से देश को एक रखता है, बांधता है। अब बात करें राष्ट्रवाद के निर्माणक तत्वों की। पहला बिंदु है इसमें धार्मिक एकता। अब आप ये पाएंगे कि दुनिया के अंदर दो विचारधाराएं हैं। एक जो कि कहती है कि राज्य एक धार्मिक संगठन है। दुनिया में आज ऐसे बहुत से देश हैं जिनका अपना राज्य धर्म है, बहुत से ऐसे हैं जो पंथनिरपेक्ष हैं, सेक्युलर हैं। लेकिन राष्ट्रवाद के जो समर्थक है वो ये मानते हैं कि धार्मिक एकता ने राष्ट्रवाद के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि एक से विश्वास, एक सी व्यवस्था, एक सी उपासना पद्धति भी लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लेकर आती है और वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित होते हैं। अगला बिंदु है सामान्य संस्कृति और परंपराएं। अब देखिए भारत बहुसांस्कृतिक है, अनेकों परंपराएं हैं, तो हमारा राष्ट्रवाद है वो उन देशों के राष्ट्रवाद से अलग होगा जहां संस्कृति और परंपराएं करीब करीब एक सी हैं। मसलन पाकिस्तान, जहाँ किसी एक धर्म विशेष के लोगों का प्रभाव ज़्यादा है, या आप ऐसे देश की बात करें जहाँ मान लीजिए केवल क्रिश्चियंस ही हैं, या हम बात करें इजराइल की, वहाँ अधिकांशतः ज्यूज ही हैं, यहूदी हैं, तो उनकी संस्कृति और परंपराएं क्योंकि एक सी हैं, इसलिए वहाँ राष्ट्रवाद के निर्माण की परिस्थितियाँ ज़्यादा गहरी बन जाती हैं। अगला बिंदु है भाषाई एकता। हालांकि राष्ट्रवाद के प्रारंभिक जो तत्व है ना, उनमें भाषाओं ने एक किया है, लेकिन बाद के वर्षों में ये पाया गया कि राष्ट्रवाद के निर्माण तत्वों में भाषा एक महत्वपूर्ण भूमिका तो निभाती है, पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मसलन आप एग्जाम्पल ले सकते हैं यूएसएसआर का, सोवियत संघ जो 1991 के अंदर विखंडित हो गया। सोवियत संघ में जब 1917 में बोल्शेविक क्रांति होती है और तब से लेकर 91 तक वहाँ 300 भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन राष्ट्रवाद और राष्ट्र के रूप में वो एक था। अब भारत का उदाहरण लें, इतनी बोलियां हैं, संविधान की हम बात करें तो वहाँ तो हैं ही, इसके अलावा ऐसी भी बहुत सी लोक भाषाएं हैं, लोक शैलियाँ जो लोग बोलते हैं, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब भी ये राष्ट्रवाद मौजूद है, विद्यमान है। अगला बिंदु है भौगोलिक एकता, जोग्राफिकल यूनिटी। देखिए यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप किसी क्षेत्र विशेष पे रहते हैं जिन लोगों के साथ, तो आपका उस क्षेत्र से और लोगों से एक नेचुरल अट्रैक्शन, स्वाभाविक आकर्षण रहता है जो आपको बांधता है। उधार में एक सांस्कृतिक, भाषाई, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रहन सहन, खान पान, ये सब आपको उस क्षेत्र से जोड़ देते हैं और जो राष्ट्रवाद का एक निर्माणक तत्व माना गया है। अगला बिंदु है, ये महत्वपूर्ण है, देखिएगा, सामान्य आर्थिक हित। कई बार क्या होता है कि विभिन्न राष्ट्रों के जो निवासी हैं उनके आर्थिक हित समान होते हैं, और ये समान आर्थिक हित भी राष्ट्रवाद के प्रेरक तत्व कहलाते हैं। मसलन आप देखिए कोई क्षेत्र ऐसा है कि वहाँ खाने हैं और वहाँ खनन मजदूर कार्य करते हैं, तो उनमें आप एक विशेष प्रकार की एकता पाएंगे। या मान लीजिए कोई चरागाह का क्षेत्र है या कोई कृषि भूमि है,
या कई फैक्ट्रीज हैं, तो उन लोगों में उस क्षेत्र के प्रति आप एक विशेष आग्रह पाएंगे। अगला बिंदु, ये बेहद महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। सामान्य सुख व सामान्य कष्ट। सुख सामान्य होते हैं, बांटे जाते हैं, लेकिन एक बिंदु इसमें राष्ट्रवाद का ये भी आता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब अगर राष्ट्र के कष्ट भी सामान्य हैं, आवश्यक नहीं है कि यदि कहीं कोई बाढ़ या तूफान आया हो, मेरा घर बच गया, मैं निवासी कहीं और का हूँ, लेकिन ये कहीं और आया है, यदि मैं उसमें बिल्कुल निष्प्रय हूँ, मैं उसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, मैं उसमें कोई सहयोग करने का प्रयास नहीं कर रहा, तो ये राष्ट्रवाद की कमी कहलाएगा। इसका अर्थ मुझ में राष्ट्रवाद नहीं, क्योंकि मैं अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति ही मेरा कष्ट को महसूस नहीं कर पा रहा। तो राष्ट्रवाद का एक ही बड़ा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक निर्माणक तत्व है सामान्य सुख व सामान्य कष्ट। जब आप दूसरे के कष्ट में कष्ट महसूस करते हैं और जब आप दूसरे के आनंद में आनंद की अनुभूति करते हैं, तो आप राष्ट्रवाद के निर्माणक तत्वों में किसी एक को अपने भीतर समा लेते हैं। अगला बिंदु है अंतिम, सामान्य राजनीतिक चेतना और आकांक्षाएं। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपकी जो आकांक्षाएं हैं और चेतना है, पॉलिटिकल कंसेंसस, हमारे विषय की बात हम करें, महत्वपूर्ण है। चाहे जैसे आपकी राजनीतिक व्यवस्था हो, चुनाव की प्रक्रिया हो, जितनी भी राजनीति से जुड़ी हुई प्रक्रिया हैं, यदि उनके प्रति आपके भीतर किसी चैतन्य का भाव है, आप उसके प्रति अवेयर हैं। ये अवेयरनेस देखिए दोनों प्रकार की हो सकती है, प्रशंसा की भी, आलोचना की भी, स्वीकृति की भी, असहमति की भी। ये चीज़ें राष्ट्रवाद को स्थापित करती हैं, बनाती हैं। और आपकी आकांक्षाएं, ये ठीक वैसा ही है कि यदि आप किसी क्षेत्र विशेष पर रहते हैं और आप केवल ये सोचते हैं कि जिस दिन मतदान होगा उस दिन की मेरी भूमिका है, इसके अलावा मेरा रोल ज़ीरो है, तो इसको हम मानेंगे कि किसी निर्माण तत्व की कमी है। तो ये कुछ बिंदु हमने देखे जो राष्ट्रवाद के निर्माणक तत्व कहलाते हैं।